आज हम पढ़ेंगे रिमाटॉइड आर्थराइटिस। रिमाटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली फीमेल्स के अंदर होता है, मिडल एज फीमेल्स के अंदर, ठीक है। दिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल जॉइंट्स, इसीलिए हम इसको पोली आर्टिकुलर डिजीज़ भी कहते हैं। मल्टीपल जॉइंट्स ये यूजुअली हैंड के जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। हैंड्स के जो हमारे पास मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट और प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स हैं उनको रिमाटॉइड आर्थराइटिस इन्वॉल्व करती है। डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट इज स्पेयर, ये इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब ये हमारे पास रिमाटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट्स को स्वेल करती है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। इन जॉइंट्स के अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। जब ये पेशेंट सुबह के टाइम उठते हैं तो उस वक्त इनके जॉइंट्स के अंदर पेन होती है। आलमोस्ट इट रिमेन फॉर 1 आवर और मोर देन 1 आवर। और जब ये काम करती हैं, यूजुअली फ़ीमेल्स के अंदर होती है, तो जब वो घर के काम करती हैं तो उनसे उस काम से उनकी मॉर्निंग स्टिफनेस ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो DIP है इट इज़ स्पेयर, मीन के डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट इज स्पेयर। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि जो डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट है वो रिमाटॉइड आर्थराइटिस में नहीं इन्वॉल्व होता। ये इन्वॉल्व होता है जो एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस या सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज मैंने आपको बताई थी। उनके अंदर एक कैटाइप थी सूरिएटिक आर्थराइटिस। तो सूरिएटिक आर्थराइटिस के अंदर DIP इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे स्पेयर होती है। इन पेशेंट्स के अंदर फीवर होता है बिकॉज दिस इज़ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, तो इन्फ्लेमेशन के अंदर फीवर यूजुअली होता है, ठीक है। इसके अंदर सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व होती है, ख़ास तौर पे सर्वाइकल स्पाइन का जो एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा है, इनका जो जॉइंट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और मल्टीपल जॉइंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो मल्टीपल जॉइंट्स मीन मोर देन 3 जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सिमेट्रिकली हैंड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये पहले ये इन्वॉल्व होगा उसके बाद ये, रैंडमली नहीं कि किसी फिंगर में प्रॉक्सिमल किसी में मेटाकार्पोफिलेंजियल, रैंडमली नहीं होता, एक सिमेट्री के अंदर होता है। तो सिमेट्रिकल पोली आर्टिकुलर डिजीज़ रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ रिमाटॉइड आर्थराइटिस का कितना ड्यूरेशन होना चाहिए कि हम इसको रिमाटॉइड आर्थराइटिस लेबल करेंगे। दिस ड्यूरेशन शुड बी लेस मोर देन 6 वीक्स, इसका ड्यूरेशन होना चाहिए। इसके अलावा ये जो रिमाटॉइड नोड्यूल्स या रिमाटॉइड फैक्टर है, इसका मैं आपको बताती जाऊँ कि रिमाटॉइड फैक्टर के अंदर ना सिर्फ जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं बल्कि कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं। उनके अंदर एक तो स्किन के अंदर रिमाटॉइड नोड्यूल्स बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखो फेल्टी सिंड्रोम, कैप्लान सिंड्रोम। तो फेल्टी सिंड्रोम हमारे पास इसके अंदर रिमाटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हो सकती है। कैप्लान सिंड्रोम लंग्स के अंदर हो सकती है। ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है। एक तो रिमाटॉइड नोड्यूल हो गया, दूसरा फेल्टी, तीसरा कैप्लान सिंड्रोम। इसके अलावा लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। उन दोनों के अंदर पेरिकार्डियल इफ्यूजन या प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है। एनीमिया हो सकता है इन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। नॉर्मोसिटिक नॉमोक्रोमिक एनीमिया होता है। और आइज़ के अंदर मोस्ट कॉमनली स्क्लेरोमलेशिया विच मीन्स के कॉर्नियल मेल्टिंग, उनका जो कॉर्निया है वो मेल्ट हो जाता है। तो ये इसकी हमारे पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस हैं। जब भी हम इनकी इमेजिंग करते हैं ना रिमाटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स की, हैंड की यूजुअली जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके अंदर जो हमारे पास पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस, नॉर्मली आप देखो ये बोन ऊपर वाली और ये इस तरह से नीचे वाली, ये जो साइड्स वाली मैंने बनाई है ना, ये देखो इस तरह से होता है। ये हमारे पास नॉर्मली बोन इस तरह से होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस होती है कि ये जो बोन है ना वो इसकी ये वाली जो मार्जिन्स है ना, ये इनका ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ये मार्जिनल ऑस्टियोपोरोसिस को हम कहते हैं पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर ये बोनी और रीजन, इसी को कहते हैं कि ये जो साइड्स की बोन है इसका ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है और जो जॉइंट्स की स्पेस है वो नैरो हो गई है। नॉर्मली जॉइंट्स के दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है, बट इन रिमाटॉइड आर्थराइटिस दिस स्पेस गेट नैरोज, ठीक है। इसके अलावा हैंड्स की अल्नर डेविएशन होती है। अल्नर डेविएशन किस तरह से होती है,
कि जो फिंगर्स हैं वो अल्नर साइड पे डेविएट हो जाती हैं और जो थंब वाली लेटरल साइड है वो लैटरली डेविएट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, बॉटन ईयर डिफॉर्मिटी, इसको हम बटन होल डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। बटन यूजुअली आप देखो इस तरह का होता है। अगर आप फिंगर को इस तरह से देखो तो जो डिस्टल जॉइंट है यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन हुई हुई है, ये देखो इस वाले जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन, एंड दिस जॉइंट इज़ फ्लेक्स, तो दिस इज़ कॉल्ड द बॉटन ईयर डिफॉर्मिटी, ठीक है। और जो स्वैन नेक डिफॉर्मिटी होती है वो इस तरह से, लाइक ये स्ट्रेट फिंगर और जो ये वाला पॉइंट है दिस इज़ फ्लेक्स्ड, तो यहाँ प्रॉक्सिमल के ऊपर हाइपर एक्सटेंशन, डिस्टल के ऊपर फ्लेक्शन होगी, तो ये देखो डिस्टल के ऊपर फ्लेक्शन, दिस इज स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, ठीक है। कॉकअप टो डिफॉर्मिटी यूजुअली इसके अंदर जो फुट है उसका मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होता है। मैंने आपको बताया था इसके अंदर मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं, अब वो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, यूजुअली इसके अंदर इन्वॉल्व हैंड के हो सकते हैं, फुट के हो सकते हैं, तो हैंड के अंदर ये डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, फुट के अंदर कॉकअप टो डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। ओके, अब हम इसको डायग्नोस किस तरह से करेंगे। इसके डायग्नोस के लिए एक तो ये क्लिनिकल क्राइटेरियाज होते हैं, इसके अलावा रिमाटॉइड फैक्टर का हाई टाइटर यूजुअली डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी नहीं होता, डिज़ीज़ की सेवेरिटी चेक करने के लिए ये यूज़ करते हैं। एंटी सिट्रोलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज़, ठीक है, तो ये मेन जो एंटीबॉडी है, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया दिस इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ तो होंगी, तो मेन कौन सी एंटीबॉडी है, एंटी सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड, ठीक है। इमेजिंग पे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस होती है और जॉइंट स्पेस इट गेट नैरोज, तो इसके अंदर क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है इसीलिए ये जो एंटी सिट्रोलिनेटेड प्रोटीन्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड एंड फीट, और ये सिमेट्रिकली उनको इन्वॉल्व करती है, ठीक है। रिमेटॉइड फैक्टर का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है जिसकी बेस पे हम इसको स्कोर करते हैं, तो यूजुअली मैंने आपको पहले बताया कि स्मॉल जॉइंट्स की डिज़ीज़ है, तो अगर लार्ज जॉइंट होंगे तो स्कोर्स कम होंगे, अगर स्मॉल जॉइंट्स होंगे तो स्कोर ज़्यादा होगा। इसके अलावा सीरोलॉजी के ऊपर मैंने आपको बताया कि एंटी सिट्रोलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज़ अगर तो प्रेजेंट है, अब उनके टाइटर पे भी डिपेंड करता है, अगर लो टाइटर है तो स्कोर कम होगा, अगर हाई टाइटर है तो स्कोर ज़्यादा होगा। सिम्टम्स की ड्यूरेशन यूजुअली मैंने आपको पहले भी बताया 6 वीक से ज़्यादा होती हैं, अगर कम है तो स्कोर 0, अगर ज़्यादा है तो स्कोर 1। और एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स प्रेजेंट है तो इट मीन्स के हमारे पास रिमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, स्कोर ज़्यादा होगा, और अगर एबनॉर्मल है तो स्कोर ज़्यादा होगा, और अगर नॉर्मल है तो स्कोर 0 होगा, ठीक है। तो ये आपने क्राइटेरिया बहुत अच्छे से याद कर लेना है। हम लोग इसको ट्रीट किस तरह से करते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस को, इसकी 3 मेन ड्रग्स होती हैं, वो मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ, लेकिन चूँकि इसके अंदर पेन होती है तो पेन रिलीफ करने के लिए एनसिड्स या स्टीरॉइड्स देते हैं, इनका और कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ पेन रिलीफ करने के लिए ये देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जॉइंट्स, जो स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं सिमेट्रिकली, उनके अंदर पेन होती है। इसके अलावा डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स डीमार्ट्स देते हैं। अब डीमार्ट्स अगर आप डेविडसन खोलोगे बहुत सारे हैं, मिथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजीन, लिफ्लोनामाइड, सिक्लोस्पोरिन, ठीक है, गोल्ड कंपाउंड, बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है दैट इज़ मिथोट्रेक्सेट, ठीक है, वो हम लोग देते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। आपको याद होगा मिथोट्रेक्सेट फॉलिक एसिड की एक्टिवेशन, फॉलिक एसिड की एक एक्टिव फॉर्म है ना, टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये उसकी एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है, इसीलिए जब भी हम मिथोट्रेक्सेट रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए देंगे तो साथ में हमें फॉलिक एसिड ज़रूर देना पड़ेगा ताकि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ना हो जाए, ठीक है। जो डीमार्ट्स हैं ये प्रेगनेंसी के अंदर और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट होते हैं, लेकिन आप देखो डीमार्ट्स बहुत सारे हैं, तो प्रेगनेंसी के अंदर कुछ डीमार्ट्स हम दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर ऑल आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो प्रेगनेंसी में जो दे सकते हैं दीज आर सल्फासेलाजीन और सिक्लोस्पोरिन, ठीक है, तो ये 2 हम प्रेगनेंसी के अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा डीमार्ट्स के बाद आते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स 2 तरह के होते हैं,
एक हमारे पास होता है एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर ड्रग्स और दूसरी होती है नॉन TNF ड्रग्स। एंटी TNF ड्रग्स ये आप याद कर लो, ये हर जगह जितनी भी बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनके अंदर यही वाली ड्रग्स ही आती हैं, ठीक है। तो एंटी TNF के अंदर अडेलिजोमैब, इन्फ्लिक्सीमैब, एटेनरकैप, ठीक है। और नॉन TNF के अंदर ये 4 ड्रग्स आती हैं, इनके कुछ एंटागोनिस्ट हैं, एनाकिंड्रा, टोकेलिजोमैब, बेटाकैप और रिटक्सीमैब। एनाकिंड्रा इंटरल्यूकिन 1 को इनहिबिट करती है, टोकेलिजोमैब इंटरल्यूकिन 6 को, बेटाकैप CD4 यानी कि T सेल्स को, और रिटक्सीमैब CD20 यानी कि B सेल्स को इनहिबिट करती है, ठीक है। तो चूंकि ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन थी इसीलिए इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करने के लिए 2 मीडिएटर्स को इनहिबिट कर दिया। दूसरा ये ऑटो इम्यून है, तो ये जो ऑटो इम्यूनिटी के अंदर हमारा ह्यूमोरल और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसका रोल होता है, तो वो उसको हम लोगों ने बेटाकैप और रिटक्सीमैब के थ्रू इनहिबिट कर दिया। तो ये इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट है, DMARDs और एंटी TNF और नॉन TNF। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस को हम सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज से डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस हैंड को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, और ये सिमेट्रिकली जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, एंड दिस इज़ पॉली आर्टिकुलर डिजीज़। मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिमेट्रिकली इन्वॉल्व होते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस होती है यूजुअली हैंड्स के अंदर, क्योंकि जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसलिए हैंड के अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। और ये जो मॉर्निंग स्टिफनेस है दिस इम्प्रूव्स विद एक्टिविटी और एक्सरसाइज। DIP इज़ स्पेयर और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसका ड्यूरेशन मोर देन 6 वीक्स है, ठीक है। जबकि अगर आप सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज देखो तो उसके अंदर एक एनकालोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी आता है ना, तो ये हमारे पास हेरिडिटरी कंडीशन है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस वाज ऑटो इम्यून कंडीशन, दिस इज़ हेरिडिटरी कंडीशन। वो हैंड के स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती थी, ये स्पाइन को इन्वॉल्व करती है और असेंडिंग मैनर नीचे से ऊपर, इसीलिए इसका पेन लोअर बैक के अंदर होता है, ठीक है। और उसके बाद थोरेसिक, फिर सर्वाइकल रीजन के अंदर आता है और उसका पेन हमारे पास स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड और फीट के अंदर होगा। दिस इज़ ओलिगो आर्टिकुलर डिजीज़। ओलिगो आर्टिकुलर होता है मीन्स कि जो कम जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। ये आप देखो, दिस इज़ ओलिगो आर्टिकुलर डिजीज़, दिस इज़ ओलिगो आर्टिकुलर और एसिमेट्रिकल होती है, मीन्स कि लेस देन 3 जॉइंट्स इन्वॉल्व करती है और एसिमेट्रिकली करती है। जबकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस पॉली आर्टिकुलर डिजीज़ है एंड दिस इज़ सिमेट्रिकल डिजीज़, ठीक है। और इसके अलावा उसके अंदर भी मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, इसमें भी होती है। इसके अंदर स्पाइन की इस जगह पे मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, लोअर बैक पे, एंड इम्प्रूव्स विद एक्टिविटी और ख़ास तौर पे एक्टिविटी या एक्सरसाइज। इसीलिए इन पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने का कहते हैं। ख़ास तौर पे स्विमिंग इज़ द आइडियल कंडीशन, क्योंकि इनका जो एक लंबक कर्वेचर होता है ना बैक के अंदर, वो कर्वेचर भी लॉस हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए स्विमिंग इज़ द आइडियल एक्सरसाइज, ठीक है। इनके एक्सरे पे हमें बैम्बो स्पाइन मिलती है, क्योंकि स्पाइन सारी की सारी वर्टिब्रास फ्यूज़ होकर एक बैम्बो लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, तो इस वजह से हमें बैम्बो स्पाइन मिलती है। स्पाइन बिकम वेरी ब्रिटल, वो इजीली स्पाइनल कॉर्ड का फ्रैक्चर हो सकता है, टूट सकती है। जबकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस हैंड्स को इन्वॉल्व करती है और उन जॉइंट्स के मैंने आपको पहले बताया, पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस, और इसके अलावा जॉइंट स्पेस नैरो हो जाती है, ठीक है। और ये एनकालोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर एक कंडीशन है सूरिएटिक आर्थराइटिस, ठीक है। ये सूरिएटिक आर्थराइटिस ये हमारे पास जो DIP है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं, ये उसको इन्वॉल्व करती है। जबकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस प्रॉक्सिमल और मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। उसकी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी मैंने आपको बताई, जिसके अंदर फेल्टी कैप्लान सिंड्रोम, रिमेटॉइड नोड्यूल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसकी जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस है वो ये हैं: इंटीरियर यूवियाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, माइलोडाइसिस और कार्डियोवास्कुलर, ठीक है।